हेलो दोस्तों, आपका यूपीएससी पीवाईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन है कि निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्य के लिए कीजिए। भारत में स्मार्ट नगर गांवों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और ग्रामीण नगरीय एकीकरण की इस पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। ये स्मार्ट सिटी पे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड है, क्योंकि 4 मार्च 2022 को जो एडिटोरियल आया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उसके डेटा भी हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे और इनके आंसर्स मैंने लिखे हैं, आपको शायद पसंद आए तो आखिर तक बने रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है निजता के अधिकार। ये निजता के अधिकार का हमने इसलिए लिया है क्योंकि 2 मार्च 2022 को एक एडिटोरियल आया था, उसका शीर्षक था डेटा माइंस। ये बिजनेस लाइन में आया था, द हिंदू की बिजनेस लाइन में द डेटा माइंस। उसमें क्योंकि निजता के अधिकार के उल्लंघन और उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या निर्णय दिया है और निजता का अधिकार क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा डेटा, जो हमारे कहना चाहिए कि फेसबुक पर रहता है, कई सारी वेबसाइट पर रहता है, हम जहाँ फॉर्म भरते हैं वहाँ रहता है, गवर्नमेंट एजेंसीज में रहता है, आधार कार्ड में भी जो आपका डेटा गया है, रेलवे के पास है, बस टिकट का आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उनके पास रहता है, या आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका डेटा वहाँ पर लिया जाता है। तो उसका डेटा का कहीं शेयरिंग ना हो, या अगर गवर्नमेंट के पास आपका डेटा है अवेलेबल है तो गवर्नमेंट उसका डेटा अपनी ही संस्थाओं में शेयर कर सकता है, ताकि गवर्नमेंट को नई नई नीतियां बनाने में और उस डेटा का यूज़ करके आपके लिए अच्छा आउटकम कैसे लाए हो, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, आपके डेटा को शेयर करना चाहिए, मतलब उनके डिपार्टमेंट्स में, उनके मंत्रालय में। मतलब एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को आपके डेटा शेयर कर रहा है, तो इससे ये होगा कि आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए वो नई नई नीतियां बना सकें। तो इसी के एवज में हमने ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निजता के अधिकार का उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में क्या है। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। ये 2017 का क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखते हैं कि के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ। इसको आप जरूर याद अंडरलाइन कर लीजिएगा कि के.एस. पुत्तस्वामी और भारत बनाम भारत संघ। ये जो केस है वो किससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है और निजता के अधिकार से रिलेटेड है। के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 9-0 से फैसला सुनाते हुए कहा। ये 9-0 का मतलब क्या है। 9-0 मतलब कि अगर जो संविधान पीठ है तो उसमें से 9 जो न्यायाधीश हैं उन्होंने एक तरफा फैसला लिया, तो 9-0 मतलब अगर कोई अगेंस्ट जाता या कुछ दूसरा इसके अगेंस्ट बोलता तो वो 9 या 8-1 हो जाता, ये 8-1 हो जाता या 7-2 हो जाता। तो 9-0 है मतलब सभी ने एक ही पक्ष रखा है। से फैसला सुनाते हुए कहा कि निजता का अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत क्या है। निजता का अधिकार कहाँ आता है, भारत के
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भाग 3 का स्वाभाविक अंग होने के कारण मौलिक अधिकार है। ठीक है। अब पीठ के सभी 9 सदस्यों ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, जो हमने ऊपर देखा कि 9-0 से फैसला सुनाया है। मतलब 9 सदस्यों ने निजता के अधिकार को क्या बताया? मौलिक अधिकार बताया। और इस तरह उच्चतम न्यायालय ने कब? वर्ष 1954 में MP शर्मा वाद तथा वर्ष 1961 में खड़ग सिंह वाद के अपने फैसलों को निरस्त कर दिया। निजता के अधिकार पर कब? 1994 में और 1954 में और 1961 में। ये 2 केस के नाम आप जरूर एक अलग से डायरी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको इस तरह के आंसर मान लो भविष्य में आता है तो आपको इस तरह के आंसर लिखने में ये लाइन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आगे देखते हैं। इन केस में क्या कहा गया था कि जिनमें कहा गया था कि निजता संविधान के तहत संरक्षित नहीं है। क्या कहा गया था इसमें? कि निजता संविधान के तहत संरक्षित नहीं है। निजता के अधिकार पर निर्णय, निजता के अधिकार पर नवीनतम निर्णय ने मौलिक अधिकार के दायरे को व्यापक बना दिया है। आगे लिखते हैं। वास्तव में मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। क्या करता है? मौलिक अधिकार जो है राज्य की शक्तियों को सीमित करता है तथा राज्य इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। फैसले से स्पष्ट हो गया कि निजता का अधिकार बहुआयामी है, जैसे समलैंगिक, उभयलैंगिक और ट्रांसजेंडरों इत्यादि के यौन अभिविन्यास को संरक्षित करता है। ये 2017 क्वेश्चन है और उस समय ये ट्रांसजेंडर का इशू बहुत पीक पे था, इसलिए मैंने उसको लिया है। जबकि भारतीय दंड संहिता में समलैंगिकता को अपराध माना गया है। अब देखना, भारतीय दंड संहिता में क्या है? समलैंगिकता को अपराध माना गया है, लेकिन ये क्या है कि निजता का अधिकार है। और निजता का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला है कि वो बहुआयामी है। और हाल ही में एक एडिटोरियल आया था 2 मार्च को, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि अभी ये जो फैसला दिया है उच्चतम न्यायालय ने, तो इस फैसले से क्या होगा कि सरकार की जो आधार योजना है, जो हमारे आधार कार्ड बने हैं, इस पर क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार आधार क्यों बनाए? क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार ने क्या किया है कि लाभार्थियों की पहचान की है। और ट्रांसजेंडर जो है इनका आधार कार्ड बनाने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो उन्हें क्या है, इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना था। आधार में लोगों के व्यक्तिगत विवरण और बायोमेट्रिक डेटा उपलब्ध है। यह डेटा क्या है? निजी सेवा प्रदाताओं के हाथ में जाने पर इनकी जानकारी क्या है? दूसरों को दी जा सकती है। ये क्या है? खतरा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2 मार्च में द हिंदू के बिजनेस लाइन में एक एडिटोरियल आया था जिसका शीर्षक था डेटा माइन, जिसमें एक चिंता जाहिर की गई थी कि डेटा को पुल और साझा करना गोपनीयता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है। यह क्या है? यह निजी कंपनियों को शुल्क देकर उच्च मूल्य वाले डेटा तक पहुंचने की भी अनुमति देता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं कोई कंपनी ऑन करता हूं और आप मेरे पास आते हैं, मैं आपका डेटा या आधार कार्ड या कुछ भी, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपकी पर्सनल जानकारी है, ये अपने पास रखता हूँ और मुझे कोई दूसरा कंपनी वाला आता है और बोलता है कि मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा अगर आप ये डेटा शेयर करते हैं। तो यही इस बात में लिखा गया है कि यह एक निजी कंपनी को यदि शुल्क देकर उच्च मूल्य वाले डेटा तक पहुंचने की एक अनुमति देता है। अधिक संवेदनशील श्रेणियों की परिभाषा, जिनकी पहुंच प्रतिबंधित होनी चाहिए, स्वतंत्र सरकारी मंत्रालयों पर छोड़ दी गई है। अब इसका अर्थ समझिए। ये क्या है कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ही अति संवेदनशील है, क्योंकि उसमें सब कुछ है हमारा, जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारा फोटो भी है, हमारी आंखों की पुतली के रेटिना का स्कैनिंग कॉपी है ना, फिंगरप्रिंट्स है, मोबाइल नंबर है और अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने उसको
कहीं कहीं लिंक करवाया है, जैसे बैंक में लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है, और अभी तो जहाँ भी आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पर आपको आधार देना होता है। तो ये क्या हो, ये डेटा क्या है, वो इन हाइपर लिंक हो गया है सबसे। आधार कार्ड को हाइपर लिंक कर दिया है, तो ये क्या है कि आज सिर्फ आपके आधार कार्ड से अगर कोई हैकर है वो क्या कर सकता है, आपकी पूरी जानकारी निकाल सकता है कि आपने आपने अपने आधार कार्ड को कहाँ कहाँ पर लिंक कर चुके हैं या कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया है। जिससे होगा क्या कि इनकी पहुंच हो सकती है कहीं पर भी, निजी कंपनी की। उसी में ये बोला गया है, इसमें इसलिए मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया है कि अधिक संवेदनशील श्रेणियों की परिभाषा में क्या है, जिनकी पहुंच प्रतिबंधित होनी चाहिए, मतलब जो हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए, वो स्वतंत्र सरकारी मंत्रालयों पर छोड़ दी गई है। स्वतंत्र सरकारी मंत्रालय मतलब वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। वो आगे अगर देखें तो क्या लिखा है अपन ने, रेलवे और स्थानीय परिवहन विभागों द्वारा क्या है, रेलवे और स्थानीय परिवहन विभागों द्वारा साझा किए गए डेटा का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में बसों और ट्रेनों की अनुसूची प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो नागरिकों को उनकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने के साथ डेटा एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक संसाधन बन गया है, और भारत सरकार सबसे बड़ा डेटा भंडार करती है। जबकि 2012 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और निजी अभिगम्यता नीति के तहत डेटा साझा करने का एक समान प्रयास किया गया था, लेकिन संस्थागत ढांचे की कमी के कारण ये क्या रहा, विफल रहा। संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित अभिव्यक्ति की गरिमा का उल्लेख नैतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ किया गया है, क्योंकि निजता का अधिकार क्या है, वो मौलिक अधिकार बन गया है। तो इसके आगे अपन ने लिखा है कि इसमें प्रत्येक नागरिक की निजता का सम्मान करने के लिए संघ की ओर से एक दायित्व स्वीकारा गया। अदालत ने अपने फैसले में क्या है, लोगों की गोपनीयता और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। अभी हमने क्या लिखा है कि सरकारी मंत्रालयों के अधिकारियों के हाथ में ये हमारा जो डेटा है वो है, लेकिन क्या है, वो लापरवाह है, और जो डेटा है वो क्या हो सकता है, वो चोरी भी हो सकता है, और हमारी गवर्नमेंट के पास हमारा सबसे ज़्यादा डेटा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने जो फैसला सुनाया है कि आपका डेटा, जो व्यक्तिगत डेटा है, वो किसी के साथ साझा ना किया जाए, लेकिन वो साझा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जब तक साझा नहीं करेगी तो हमें जो रिसर्च होती हैं उस डेटा से रिलेटेड, जो डेटा का एनालिसिस होता है, मान लो हमें हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्कीम बनानी है, कोई नीति लेके आनी है, तो क्या होगा, वो जब तक उसके पास डेटा नहीं रहेगा तो वो नीति कैसे बनाएगी। अगर मान लो बना भी ली तो ज़रूरी नहीं कि वो सब तक पहुँचेगी, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है, और डेटा के अकॉर्डिंग जब तक डेटा के एनालिसिस नहीं किया जाएगा तब तक वो नीति में उसको लागू भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अदालत ने अपने फैसले में लोगों की गोपनीयता और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। किसको? सरकार को कहा है। अब आगे लिखते हैं कि अकेले रहने का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इस प्रकार निजता का अधिकार व्यक्तियों को कई और अधिकारों की प्राप्ति में सहायक में क्या है, सहायक होंगे। राज्य अपनी नीति बनाते समय व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, जिससे क्या हुआ, सतत व समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति निजता के अधिकार के बगैर आज़ादी को पूर्ण तरीके से नहीं पा सकता है। तो ये था हमारा अभी का क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। हमें क्या करना है, इसका
जो SDG ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका मूल्यांकन करना है। किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। अब सूक्ष्म वित्त क्या है? इसमें एक लाइन लिखी है, सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए एक लक्षित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका या उसका मूल्यांकन करना है। उसका आंसर लिखते हैं कि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म वित्त से तात्पर्य क्या है? मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उदार, सस्ता और लक्षित ऋण का प्रवाह। क्या है? सूक्ष्म वित्त को समझते हैं क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या है? उदार, सस्ता और लक्षित ऋण। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए सूक्ष्म वित्त परिसंपत्ति निर्माण और इसके माध्यम से उच्च आय प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, सामान्यतः उच्च आय आमतौर पर बचत और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। बचत अधिक होने से बैंकों के लिए नए क्रेडिट देने के अवसर पैदा होते हैं। क्रेडिट उपलब्ध होने से कृषि में सस्ती आगतें प्राप्त होती हैं जो स्थिर कृषि उत्पादन में मदद करते हैं। स्थिर उत्पादन से उच्च आय की प्राप्ति होती है जो संपत्ति की वृद्धि में सहायक है। संपत्ति बढ़ने से रियल एस्टेट, मानव पूंजी, व्यावसायिक उद्यम आदि में धन खर्च से संपदाओं का सृजन होता है। अतः पूरा चक्र अंत में परिसंपत्ति का सृजन तथा उच्च आय को सुरक्षित करता है। अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह से मदद करते हैं और क्या क्या उन्होंने अभी तक किया है, उसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। तो लिखते हैं कि महिला सशक्तिकरण उन्मूलन सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार से न्यूनतम एक महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप से या स्वयं सहायता समूह में सदस्य के रूप में शामिल करना है। इस प्रकार वे क्या होते हैं? मानव पूंजी निर्माण में मदद करते हैं। वे महिलाओं के लिए आजीविका का स्रोत हैं और उन्हें सामाजिक हाशिए से मुख्य धारा में आने की क्षमता प्रदान करते हैं। वे कृषि के नवीकरण के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं। प्रायः सेल्फ हेल्प ग्रुप में पेशेवर आचरण और दृष्टिकोण का अभाव होता है तथा जब तक अन्य सामाजिक क्षेत्रों को संवर्धित नहीं किया जाता तब तक इनके समग्र सकारात्मक प्रभाव को महसूस नहीं किया जा सकता है। अगर उन्हें व्यावसायिक प्रक्रियाएं, उत्पाद, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और बाजार मिलते हैं तो वे सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों से आगे बढ़कर आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? महिलाओं को सशक्त करते हैं, उनको कम या बिना किसी ब्याज के उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं ताकि वो क्या होता है कि वो किसी उनकी आजीविका में क्या होता है, एक वित्त का सहयोग हो जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे ही उन्हें ना किसी महिला के हाथ में जब पैसे आने लगते हैं किसी स्रोत से तो धीरे धीरे उसके परिवार में जो पोषण की कमी है या उसमें जो सामाजिक हाशिए पे खड़े हैं, निम्न तबके के लोग हैं, तो उनमें क्या होता है, वो ऊपर उठने लगते हैं, ऊपर उठते हैं। और इससे क्या होता है कि जो मान लो अगर वो खेती किसानी करते हैं तो वहाँ पर जो कृषि है उसमें महिलाओं का योगदान होता है तो उस पर सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। और भी अन्य जो सामाजिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, है ना। जैसे अभी कोरोना के टाइम में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह था, क्या नाम था उसका? सेवा, जो कहाँ था? अहमदाबाद में। जिसने क्या किया कि जब फर्स्ट वेव
या फर्स्ट लॉकडाउन लगा उसके समय कई सारी महिलाओं की जॉब चली गई, या जो एमएसएमईज में काम करती थी उन्होंने जॉब छोड़ दिया, या किसी कारण से उनको जॉब बंद करना पड़ा अपना। तो ऐसी महिलाओं को उन्होंने क्या किया कि ऐसी महिलाओं को उन्होंने सूक्ष्म वित्त या वित्तीय सहायता प्रदान की, और उनको उनकी भरपूर सहायता की, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, उनको सक्षम बनाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, कई सारे प्रोग्राम के थ्रू कई सारे वॉलंटियर जो है उन महिलाओं तक पहुँचे, जिससे हुआ ये कि उनको जिन्होंने काम छोड़ दिया था वो फिर से कुछ ना कुछ अर्न करने लगी हैं, है ना। तो ये था सेवा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।